हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और शायद जैसा कि आपको पता हो कि हम इंडियन ज्योग्राफी की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि यह सीरीज आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है तो आप अपना रिस्पॉन्स जरूर देकर जाएं और इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आपका लाइक, आपका शेयर, आपका कमेंट और साथ में आपका शेयर खासकर हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही और वीडियोस को बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा का मैदान। यदि हम समझें तो हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान को बेसिकली कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था और उन कुछ पार्ट्स को कवर करते हुए अब हम आ पहुंचे हैं कहां पर, ब्रह्मपुत्रा रिवर के मैदान पर। अर्थात यहां पर एक बात तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि हर मैदान को, जितने भी मैदान हमने पढ़े हैं अभी तक, उन मैदानों में एक रिवर सिस्टम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्थात यदि मैं बात करता हूं पंजाब के मैदान का फॉर्मेशन कैसे हुआ तो आप बोलेंगे सर इंडर ड्रेनेज सिस्टम अर्थात सिंधु नदी तंत्र के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ठीक इसी प्रकार यदि मैं गंगा के मैदान की बात करूं जिसका विस्तार यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है तो इसका निर्माण गंगा नदी तंत्र के द्वारा हुआ है। ठीक इसी प्रकार याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण भी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका निर्माण किस नदी ने किया होगा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के द्वारा इसका निर्माण हुआ होगा। अब चूंकि ये अकेला आपको स्थित देखने के लिए मिलता है कहां पर, आसाम वाले एरिया में, दैट इज व्हाई इसे कॉल किया जाता है आसाम घाटी क्षेत्र। अब जरा मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां पर एक मैप पहले से ड्रॉ कर रखा है और आपके नॉलेज के लिए मैं अब यहां पर इसकी डिटेलिंग करता हूं। देखिएगा यहां पर सिक्किम है, यह है भूटान। अब इसका इस पोर्शन की हमें आवश्यकता नहीं है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो यह वाला पोर्शन मिलता है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के नीचे यह है हमारा नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, MP का मतलब है मणिपुर नॉट मध्य प्रदेश। फिर आता है मिजोरम, मिजोरम के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा त्रिपुरा और त्रिपुरा के पश्चात मेघालय। और ये जो शेष भाग आपको प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है बेसिकली आसाम। और इन्हीं 7 राज्यों को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं क्या? आसाम, सॉरी 7 सिस्टर्स वाले स्टेट। अब यहां पर हम नीचे से ऊपर उठ रहे हैं, अर्थात कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता तो हम उनको भी लेकर चल रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको बहुत कुछ पता है तो वो थोड़ा सा वेट करें, हम इसको एडवांस लेवल पर धीरे धीरे ले जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए अब यदि आप यहां पर देखने का प्रयास करें तो मैंने अभी आपको बताया कि एक्चुअल में इस पूरे मैदान का निर्माण किस नदी तंत्र के द्वारा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के द्वारा। तो सबसे पहले तो आपको समझना यह आवश्यक है कि एक्चुअल में ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, कहां से निकलती है और यह किस प्रकार उत्तर भारत के विशाल मैदान के एक भाग आसाम घाटी का निर्माण कर रही है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि यदि आप इस एरिया को देखते हैं तो मानसरोवर झील के समीप से कहां पर है ये? कैलाश पर्वत के पर्वत पदीय क्षेत्र में आपको दिखाई देती है मानसरोवर झील और इसी के एक भाग अर्थात चेमायुनुंग ग्लेशियर से फॉर्मेशन, ओरिजिन होता है किसका? इस ब्रह्मपुत्र रिवर का, जिसको तिब्बत के पठार में कॉल किया जाता है सांगपो। और जब ये तिब्बत के पठार से निकलती है तो फिर ये हिमालय पर्वत की सबसे पश्चिमी चोटी, हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बारवा के समीप से दक्षिणावर्ती मोड़ लेते हुए ये प्रवेश करती है नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में। और जब ये नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में प्रवेश करती है तो सबसे पहले इसका जो स्टेट बनता है या फिर जिस स्टेट में ये प्रवेश करती है उसे कॉल किया जाता है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के पश्चात याद रखें ये प्रवेश कर जाती है एक्चुअल में आसाम वाले क्षेत्र में। और जब ये आसाम में प्रवेश करती है तो यहीं पर ये फॉर्मेशन करती है, इसी क्षेत्र में ये फॉर्मेशन करती है एक्चुअल में इस ब्रह्मपुत्र के मैदान का। अब जरा मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा कि यह है पूरी की पूरी ब्रह्मपुत्र नदी। और यदि ब्रह्मपुत्र नदी को आप देखेंगे तो इसे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में हम अलग अलग नामों से जानते हैं। और फिर इसके बाद ये प्रवेश कर जाती है कहां पर? बांग्लादेश वाले सेक्शन में। अब जरा आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि सबसे पहले तो आपको इसी के बारे में अपना नॉलेज गेन करना है कि ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में मैंने बताया, जो कि सबसे पहले प्रवाहित हो रही है कहां पर? तिब्बत के पठार पर। और तिब्बत के पठार में बच्चों याद रखें इसे कहा जाता है सांगपो, अर्थात TSANGPO, सांगपो। क्लियर है बात? तो यहां पर तिब्बत के पठार में इसका नाम हुआ सांगपो। जब ये प्रवेश करती है कहां? नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश करने से पहले ये नामचा बारवा, ये है हिमालय की सबसे
पूर्वी चोटी जिसे कॉल किया जाता है नामचा बारवा, और नामचा बारवा के समीप ये करती है एक्चुअल में दिहंग गॉर्ज का निर्माण। अब ये दिहंग कहां से आ गया भाई, है ना, क्योंकि सिंधु गॉर्ज का नाम तो सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है। तो यहां पर याद रखें कि एक्चुअल में यह है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में इस ब्रह्मपुत्र रिवर को कॉल किया जाता है एक्चुअल में दिहंग। यह है हमारी एक रिवर जिसे कॉल कर रहे हैं हम दिहंग नदी, दिहंग रिवर। यानी कि उद्गम के समय इसका नाम हुआ सांगपो, और जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करी तो इसका नाम हुआ दिहंग। पश्चात इसके ये प्रवेश करती है आसाम घाटी क्षेत्र में, अर्थात ये इस एरिया में प्रवेश करते हुए आगे की ओर बढ़ रही है, और फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है। अब एक्चुअल में ये जो मैंने बताया ये विसर्प हैं इसके, और इन विसर्पों को यदि हम ध्यान में रखें तो याद रखें सबसे पहले तो इसी आसाम घाटी क्षेत्र में इसे कॉल किया जाता है बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर, और फिर इसके पश्चात जब ये प्रवेश करती है कहां पर बच्चों, बांग्लादेश में, तो ये वाला सेक्शन देखने के लिए मिलेगा आपको बांग्लादेश वाला, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश वाले सेक्शन में प्रवेश करने पर इसका नाम हो जाता है एक्चुअल में जमुना। यह है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में इसे संबोधित किया जाता है जमुना नाम से। और फिर यही जमुना की धारा पद्मा से मिलकर क्या बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा। इज दैट क्लियर, है ना, यानी कि यही जमुना की धारा फिर पद्मा से मिलकर बनाती है सुंदरवन डेल्टा। अब जरा आप मेरी बात ध्यान से सुने, ये आ गई है पद्मा, और इन दोनों की धारा मिलेगी तो नीचे बनाएगी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, दैट इज कॉल्ड सुंदरवन डेल्टा, जो कि अपने प्रसिद्ध है मैंग्रोव वनों के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए, और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में डिस्कशन भी किया था। अब चलिए वापस आते हैं, तो एक्चुअल में इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है क्या, आसाम घाटी का क्षेत्र। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, और यदि आप यहां अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं तो यहां पर इस आसाम घाटी क्षेत्र के उत्तर में आपको नजर आती है बेसिकली क्या, शिवालिक की रेंजेस, और इन शिवालिक की रेंजेस को क्या कॉल किया जाता है बच्चों, तो इसे ही कहा जाता है पश्चिमोत्तर की पहाड़ियां, अर्थात डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। जब आप इसकी के पूर्वी भाग में आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में यहां पर आपको और भी कई पहाड़ियां नजर आएंगी। इसे कहा जाता है पटकोई बूम पहाड़ी। पटकोई बूम पहाड़ी से नीचे, अब मैं इस नागालैंड को, शायद आपको मालूम तो हो गया होगा, तो इसको मैं बस रफ कर देता हूं। अरे एक सेकेंड बच्चों, रहने दो, यहां पर नहीं करता हूं, बस मैं यहां पर एक पहाड़ी का नाम, पहाड़ी शो कर देता हूं। इस एरिया में बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगी एक अन्य पहाड़ी, क्लियर, मणिपुर में भी एक पहाड़ी देखने के लिए मिलेगी, और जब आप नीचे आएंगे तो इस मिजोरम वाले सेक्शन में भी आपको एक पहाड़ी नजर आएगी। अब ये पहाड़ियां कौन कौन सी हैं, तो इनके नाम मैं लिख देता हूं बस यहां पर, है ना, येलो से लिख रहा हूं। तो यहां पर यदि आप देखें तो इस वाले सेक्शन में, अर्थात अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ी है, इसे संबोधित किया जाता है पटकोई बूम पहाड़ी, पटकोई बूम पहाड़ी। पटकोई बूम के पश्चात जब आप नागालैंड में आते हैं तो इसे कहा जाता है नागा पहाड़ी। यह है नागा पहाड़ी। अब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, तो अभी 2 मिनट आप रुकिए, क्लियर। मणिपुर में इसे संबोधित किया जाता है मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी। और मणिपुर पहाड़ी के अलावा जब आप और नीचे आते हैं तो इसे कहा जाता है मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी। अर्थात यदि आप देखेंगे तो ये जो आसाम घाटी वाला क्षेत्र है, यहां पर ये आसाम घाटी वाला क्षेत्र है, इसके उत्तर में दिखाई देता है आपको शिवालिक श्रेणी, है ना, और शिवालिक श्रेणी की कुछ पहाड़ियां। जब आप इसी के, अरे यार, जब आप इसी के नीचे प्रवेश करते हैं, ये रफ हो गया है,
जब आप इसी के नीचे प्रवेश करते हैं तो इसी के नीचे आपको देखने के लिए मिलता है, अर्थात जहां पर ये मेघालय वाला चैप्टर है, तो मेघालय वाले पोर्शन में आपको और भी कई पहाड़ियां नजर आती हैं, जैसे कि यह है गारो, गारो के पश्चात खासी, गारो खासी जैंतिया, गारो खासी जैंतिया, बराइल, यहीं पर देखने के लिए मिलेगी आपको मिकिर, और इसी एरिया में एक और पहाड़ी नजर आती है जिसे कॉल किया जाता है रेंगमा पहाड़ी। यानी कि ये सभी पहाड़ियां यदि आप देखें तो आसाम घाटी के कहां पर देखने के लिए मिल रही हैं बच्चों? दक्षिण में। अर्थात इसको आप ऐसा नोट कर सकते हैं, इसको लिख ऐसा सकते हैं बच्चों कि यदि आप आसाम घाटी की बात कर रहे हैं तो आसाम घाटी के उत्तर में, अब आप नोट करना स्टार्ट करिएगा कि इस आसाम घाटी या फिर उत्तर भारत के विशाल मैदान के उत्तर में आपको विस्तार देखने के लिए मिलता है शिवालिक रेंज का, शिवालिक रेंज या फिर शिवालिक श्रेणी की कुछ पहाड़ियां हैं। और ये कुछ पहाड़ियां कौन सी हैं तो चलो लिख लेते हैं नाम। सबसे पहले है डाफला, है ना, इनका क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर मैं लिख रहा हूं, वेस्ट टू ईस्ट, डाफला मिरी, डाफला मिरी, अबोर, एंड आपको लास्ट देखने के लिए मिलेगी मिशमी। अर्थात मिशमी की सीमा कहीं ना कहीं आसाम घाटी क्षेत्र से प्रतीत होती है। अब आपको देखने पर नहीं लगेगा, कारण यह है कि एटलस में एक जगह नाम लिखा रहता है, पर बच्चों एक बात ध्यान से सुनना कि एटलस में जितनी जगह पर नाम लिखा हुआ है ना, उसके अलावा उसका विस्तार बहुत जगह है। नाम कहीं ना कहीं लिखना था इसलिए वहां पर लिख दिया। कई बार आपको डाउट होता है, जैसे जब आप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप देखेंगे तो वहां पर एक रिवर है कोलोराडो रिवर, ये गुजरती है यूएसए के 3 मरुस्थल थे, परंतु उन मरुस्थल को यदि आप देखेंगे तो कोलोराडो रिवर के बहुत आगे पीछे नजर आते हैं। तो आपको लगता है ये मरुस्थल से कैसे गुजर रही है भाई? तो बेसिकली नाम लिखा हुआ है, उसका विस्तार तो बहुत बड़े एरिया में होगा ना। थार का मरुस्थल जहां पर लोकेटेड है, या फिर सॉरी जहां पर नाम लिखा हुआ है बस उतने में थोड़ी है, उसके अलावा भी उसका विस्तार है। इज दैट क्लियर? चलो, तो यहां पर यदि हम देखें तो उत्तर में आपको विस्तार देखने के लिए मिलता है शिवालिक रेंज का। उत्तर के पश्चात जब आप दक्षिण में आते हैं तो दक्षिणी वाले भाग में, दक्षिणी भाग में आपको विस्तार देखने के लिए मिलेगा किसका बच्चों? यहां पर अब मैं बात कर रहा हूं दक्षिणी भाग की। यहां पर आपको मेघालय पठार का विस्तार देखने के लिए मिलेगा, और इस मेघालय पठार की कौन कौन सी मेन पहाड़ियां हैं या फिर मेन हिल्स हैं उसको आपको याद रखना है। और ये मेघालय पठार किसका भाग माना जाता है? याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत का भाग माना जाता है। यानी कि आप इसको ऐसा भी नाम दे सकते हैं कि भाई इसी आसाम घाटी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में प्रायद्वीपीय भारत के पठार का विस्तार है। तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यहां पर यदि मैं पहाड़ियों के नाम लेना चाहूं तो फिर से आप नोट करके इसको लिख सकते हैं कि एक्चुअल में मैं इनका क्रम लिख रहा हूं पश्चिम से पूर्व की ओर। कहां से कहां? पश्चिम से पूर्व की ओर। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, है ना। यहां पर मैं लिख रहा हूं नाम, सबसे पहले गारो, खासी और जैंतिया। अब ये जो गारो, खासी और जैंतिया है ना, एक्चुअल में यही है क्या? मेघालय पठार। अब मैंने यहां पर जो डायग्राम में पहाड़ियां बनाई हुई हैं इतनी सारी, ये कौन सी हैं और इनकी क्या हिस्ट्री है, जरा इसको जानिए। क्लियर? या फिर इनके बारे में क्या तथ्य विद्वान है, जरा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, एक सेकेंड बस, है ना। यहां पर यदि आप देखें तो अब यहां जो अन्य पहाड़ियां आती हैं लाइक बराइल, बराइल के पश्चात नेक्स्ट आती है मिकिर, बराइल, मिकिर, एंड लास्ट में हमें देखने के लिए मिलेगी रेंगमा। अब ये जो बराइल, मिकिर और रेंगमा है ना, ये किसी और पठार का भाग है, और ये पठार का नाम क्या है? तो हमेशा याद रखना, इस पठार को नाम दिया जाता है बेसिकली कार्बी एंगलोंग पठार। इसे कहा जाता है कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू या फिर कार्बी एंगलोंग का पठार। अब ये कार्बी एंगलोंग पठार कहां पर है? तो ये लोकेटेड देखने के लिए मिलता है आपको थोड़ा सा मेघालय में और थोड़ा सा आपको आसाम घाटी वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा। अर्थात इसका ये जो पश्चिमी वाला पोर्शन है ये एक्चुअल में थोड़ा सा पठारी है, पूरा नहीं है बच्चों, पूरा नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए एक बार मैं इसको रीएडजस्ट कर देता हूं, एक सेकेंड। इसके पश्चात यह ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश कर गई कहां पर?
आसाम वाली घाटी वाले एरिया में। अब जरा इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि एक्चुअल में अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने इसकी मैपिंग की, मैपिंग में जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे उसको हमने देखा, और यहां पर वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, इनको ऑर्डर के हिसाब से जमा कर इनके बारे में एक मोटे मोटे आधार पर हमने नॉलेज प्राप्त किया। अब देखिएगा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस आसाम घाटी वाले क्षेत्र का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए हुए अवसादों से हुआ है। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी के यदि आप उद्गम क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका उद्गम हो रहा है मानसरोवर झील से, और मानसरोवर झील को हमने कहां पढ़ा था बच्चों, तो बेसिकली मानसरोवर झील को हमने पढ़ा था इस हिमालय वाले चैप्टर में, और तिब्बत के पठार पर यह स्थित था। तो एक्चुअल में याद रखें कि अब मैं ले लेता हूं नेक्स्ट स्लाइड, और इसके बारे में जो जो मैं लिख रहा हूं वो बातें आपको नोट करते जाना है। पहला पॉइंट लिखेंगे आप कि इसको कहा जाता है आसाम घाटी का मैदान। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि ये किसके अवसादों से निर्मित है, तो एक्चुअल में ये बना हुआ है ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए हुए अवसादों से। एक और इंपॉर्टेंट बात कि यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो याद रखिएगा कि ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार, यदि आप सर्च करेंगे मेरी फोटो वहां पर है, तो वहां पर आप इस पूरे वीडियोस के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हम यहां पर। तो यदि आप ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा इस वाले क्षेत्र को देखते हैं तो एक्चुअल में इसका निर्माण हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए हुए अवसादों से। अब इसी कारण से इसे कहा जाता है एक्चुअल में ब्रेडेड प्लेन, यानी कि भारत में यदि कोई प्लेन ब्रेडेड प्लेन का उदाहरण है तो वो यही वाला एरिया आता है। कौन सा? आसाम घाटी क्षेत्र। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यह है कि भाई ये ब्रेडेड प्लेन क्या होते हैं, तो जरा इस बात को आप समझने का प्रयास करिएगा कि मैंने अभी आपको बताया, 2-3 बार ये बात रिपीट हुई है कि ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकल रही है और नामचा बारवा दर्रे के समीप से देहंग गॉर्ज का निर्माण करते हुए ये भारत में प्रवेश कर रही है। और जब ये भारत में प्रवेश कर रही है तो याद रखिएगा कि यहां पर यदि मैं बोलूं कि ब्रह्मपुत्र का जितना भी, यहां पर एक रिवर के बारे में बता रहा हूं, है ना, कि ब्रह्मपुत्र का यदि हम बोलते हैं कि ब्रह्मपुत्र का प्रवाह क्षेत्र कितना है, तो ये अपने कुल प्रवाह क्षेत्र का लगभग 70% पोर्शन कहां प्रवाहित हो रही है बच्चों? ये प्रवाहित हो रही है पर्वतीय क्षेत्रों में। और जब ये पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित हो रही है, इसका अर्थ ये निकल के आता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित होने के कारण इसका वेग बहुत ज्यादा है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। और जब किसी भी रिवर का वेग, किसी भी रिवर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो इसका अर्थ यह है कि उसमें अवसादों की बहुत अधिक मात्रा है। और जब उसमें अवसादों की बहुत अधिक मात्रा है तो उसको इन अवसादों को बहा पाने के लिए अपनी स्पीड बनाए रखनी पड़ेगी। और यदि उसकी स्पीड कम होती है, सपोज यदि उसकी स्पीड कम हुई, तो स्पीड कम होने पर अब वो अपने द्वारा लाए हुए अवसादों को, दैट इज सेडिमेंट को छोड़ना प्रारंभ करेगी। और जब वो सेडिमेंट को छोड़ना प्रारंभ करेगी तो बताइए उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ ही कैसे है? तो नदियों द्वारा लाए हुए अवसादों के निक्षेपण से। तो यहां पर अब एक्चुअल में होगा ये कि सेडिमेंट को छोड़ेगी, और सेडिमेंट को छोड़ने के कारण अब एक नदी बह रही है, अपने प्रवाह क्षेत्र में इसने सेडिमेंट को छोड़ा, तो अपने द्वारा लाए हुए अवसादों के निक्षेपण से ये अपने ही मार्ग को अवरुद्ध कर लेगी। अर्थात यहां पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे या फिर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई रिवर आ रही थी और अचानक से इसको मिल गया मैदानी भाग जिसका ढाल बहुत कम था। और जब ऐसा मैदानी भाग इसको मिलेगा तो इसका ढाल बहुत कम होने के कारण ये अपने अवसादों को नहीं बहा पाएगी। और जब ये अपने द्वारा लाए हुए अवसादों को नहीं बहा पाएगी तो ये कई शाखाओं में विभक्त हो जाएगी, और इन शाखाओं के द्वारा जब उस मैदान को काटा छाटा जाएगा या जब उस मैदान को बार बार अपर्दित किया जाएगा तो यहां पर उस कटे छटे मैदान को बेसिकली आप क्या कॉल करेंगे बच्चों? उसे कॉल किया जाएगा ब्रेडेड प्लेन। अर्थात यदि ब्रेडेड प्लेन की मैं बात कर रहा हूं तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैदान जो बहुत ज्यादा अपर्दित हो, और अपर्दित का यहां पर अर्थ क्या निकल के आता है बच्चों? ऐसा मैदान जो बहुत ज्यादा कटा छटा हो, इसे बेसिकली कॉल किया जाता है क्या? कटा छटा मैदान। इसे बेसिकली कॉल किया जाता है ब्रेडेड प्लेन। और भारत में यह आपको देखने के लिए मिलेगा आसाम घाटी क्षेत्र में। अब यहां पर मैंने क्या बोला?
एक और बात नोट करिए, यहां पर फिर से मैं अपना सेंटेंस रिपीट करता हूं कि यहां आसाम घाटी में ढाल कम है और ढाल कम होने के कारण इस क्षेत्र में नदी अपने अवसादों को छोड़ती है। और जब इस क्षेत्र में नदी अपने अवसादों को छोड़ती है ना, तो याद रखें कि इन्हीं अवसादों से एक और चीज का निर्माण होता है, या फिर यहां पर मैं बोलूं कि इसी क्षेत्र में आपको निर्माण देखने के लिए मिलेगा नदी द्वीपों का, है ना। अब नदी द्वीपों का तो नहीं, परंतु वहां नदी द्वीप का फॉर्मेशन जरूर देखने के लिए मिलेगा। और इन नदी द्वीपों में जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी द्वीप है, नदी द्वीपों में जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी द्वीप है, इसे कॉल किया जाता है माजुली नदी द्वीप। इसे कहा जाता है माजुली नदी द्वीप। अब ये माजुली नदी द्वीप एक्चुअल में हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखिएगा कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है, अर्थात वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माना जाता है। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में केवल और केवल ब्रह्मपुत्रा रिवर पर ही आपको ये नदी द्वीप देखने के लिए मिले, अन्य रिवर्स पर भी देखने के लिए मिल सकते हैं, परंतु यहां पर आवश्यक यह है कि वे नदी द्वीप उतने ज्यादा बड़े नहीं है, उनका क्षेत्रफल उतना ज्यादा बड़ा नहीं है। और साथ में याद रखें कि ये माजुली नदी द्वीप वर्तमान में खत्म होने की कगार पर है, अर्थात इसका लगातार अपरदन हो रहा है, और इसके कारण यहां का एक समाज बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त है। और यह समाज कौन सा है बच्चों? यह है वैष्णव समाज। अर्थात आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि बताइए माजुली नदी द्वीप का संबंध किस समाज से है, तो आपको याद रखना है कि इसका डायरेक्टली संबंध वैष्णव समाज से देखने के लिए मिलेगा। यह बहुत ज्यादा चिंतित है क्योंकि एक्चुअल में यह यहीं पर रहता है, क्लियर, और यहां पर बिल्कुल अच्छे से रहता है। और धान की खेती के लिए क्षेत्र बेसिकली अपने जाना जाता है। अब इस माजुली नदी द्वीप के बारे में मैं कुछ फैक्ट बता देता हूं। जैसे वर्ष 2016 का यदि आप ईयर देखेंगे तो ये ईयर काफी महत्वपूर्ण था इसके इतिहास में। कारण यह है कि इस ईयर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने, GBWR अर्थात गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस माजुली नदी द्वीप को वर्ल्ड के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में स्थान दिया था, सबसे बड़ा नदी द्वीप माना था, एक बात। और साथ में यहां पर आसाम राज्य सरकार ने इसे एक नदी जिला भी घोषित किया था, है ना। आसाम राज्य सरकार ने इसे अर्थात माजुली नदी द्वीप को एक नदी जिला घोषित कर दिया है और यह भारत का एकमात्र नदी जिला बनकर सामने आता है। परंतु आज वर्तमान कंडीशन यह है कि कई कारणोंवश यह माजुली नदी द्वीप धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जिसको बचाने के लिए आसाम राज्य सरकार और साथ में केंद्र सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो दैट इज वाई कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए एक बार हम पूरा का पूरा रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा ब्रह्मपुत्रा का मैदान, जिसका निर्माण हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के द्वारा। और यहां पर सबसे पहले हमने समझने का प्रयास किया ब्रह्मपुत्र नदी को, जिसका उद्गम होता है मानसरोवर झील से। कहां पर आती है? तिब्बत के पठार में। और तिब्बत के पठार में इसे कहा जाता है सांगपो। ये नामचा बारवा दर्रे के समीप से भारत में प्रवेश करती है देहंग गॉर्ज का निर्माण करते हुए। और जब ये भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है देहंग। इसके पश्चात ये आसाम घाटी क्षेत्र में आती है, जहां इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्रा। और यहां पर बेसिकली इसी एरिया को आप कॉल करते हैं क्या? आसाम घाटी क्षेत्र। और जब ये यहां पर आती है तो फिर हमने आसाम घाटी की लोकेशन जानी कि इसके उत्तर में शिवालिक रेंज है, दक्षिण में पेनिनसुलर इंडिया का मेघालय पठार है, कार्बी एंगलोंग पठार भी आपको यहीं पर स्थित दिखाई देता है। और फिर इसके ईस्टर्न पार्ट में कुछ पहाड़ियां हैं जिनको हम अराकान युमा या फिर जिसको हम नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स के नाम से जानते हैं। फिर हमने इस मैदान के बारे में जानने का प्रयास किया कि एक्चुअल में अवसादों से निर्मित होने के कारण एक्चुअल में ये ब्रह्मपुत्र द्वारा ही, जब ब्रह्मपुत्र नदी कई चैनलों में विभक्त होती है तो यहां पर ये ब्रेडेड प्लेन बन जाता है, अर्थात कटा छटा मैदान बन जाता है। और अवसादों के जमाव से ही यहां पर कुछ नदी द्वीप बनते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है माजुली नदी द्वीप। कारण यह है कि इसी को वर्ष 2016 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ल्ड के सबसे बड़े नदी जिले के रूप में शामिल किया गया। और साथ में आसाम राज्य सरकार ने हाल ही में इसे एक नदी जिले के रूप में भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़ी नदी द्वीप के रूप में शामिल किया गया। और आसाम राज्य सरकार ने हाल ही में इसे एक नदी जिला भी घोषित कर दिया है। वैष्णव संप्रदाय का या वैष्णव समाज का यह निवास स्थान होने के कारण और साथ में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार यह लगातार खत्म होने की कगार पर है, अर्थात इसका अपक्षरण हो रहा है। दैट इज वाई कि एक चिंता का विषय है। यह था हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो
और नॉलेजेबल लगा हो और साथ में यदि इस पूरे वीडियो ने आपको हेल्प की हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ में कमेंट कर अपना रिस्पॉन्स जरूर देकर जाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। याद रखें, आपके ये रिस्पॉन्स हमें मोटिवेट करते हैं ऐसे ही और वीडियोस को बनाने के लिए। लेकिन यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार पर ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।